Today we will start from introduction to DBMS, that is Database Management System. Now what is data and difference between data and information. सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेटा है क्या. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि डेटा क्या है. तो डेटा क्या है हमारा, एनीथिंग दैट वी नीड टू स्टोर और सेव सो दैट वी कैन यूज इट लेटर व्हेन रिक्वायर्ड इज कॉल्ड डाटा. तो डाटा क्या है, कुछ भी जो कुछ हम अपने पास स्टोर करके रखना चाहते हैं या सेव करना चाहते हैं कि हमें हो सकता है इसकी जरूरत बाद में पड़ जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हम डाटा बोलेंगे. जैसे रीटा है, डेली है, मैनेजर है. तो ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट डाटा है. रीटा क्या है, किसी लड़की का नाम है. डेली क्या है, उसका एड्रेस है. मैनेजर क्या है, उसका डेजिग्नेशन मान लिया हमने, जैसे कि रीटा मैनेजर है. ठीक है, तो ये हमारा एक डेटा हो गया. दिस डेटा इज ऑल अबाउट रीटा. मीन्स रीटा लिव्स इन दिल्ली, रीटा इज ए मैनेजर. तो ये इस फॉर्म में, मतलब मीन्स रो फॉर्म में, ये इसको हम बोलेंगे हमारा डेटा है ये. अब इंफॉर्मेशन क्या होगी, इंफॉर्मेशन डेटा से ही डिराइव होती है. व्हेन द डेटा इज प्रोसेस्ड एंड कन्वर्टेड इनटू सम मीनिंगफुल फॉर्म, इट इज़ नोन एज इंफॉर्मेशन. जब भी हम डेटा को प्रोसेस कर देते हैं, जो भी हमारा डेटा स्टोर किया हुआ है हमने या सेव किया हुआ है हमने, उसको जब हम प्रोसेस करके उसको एक मीनिंगफुल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन. जैसे हमने इन्फॉर्मेशन सेव की थी, जैसे हमने डाटा सेव किया था रीटा दिल्ली मैनेजर, तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या क्या आती है कि रीटा लिव्स इन दिल्ली, रीटा इज ए मैनेजर. ठीक है, तो ये क्या हमारी इन्फॉर्मेशन है जो कि हमने डिराइव की है डेटा से. ठीक है, तो मीन्स क्या है, जो इन्फॉर्मेशन कम्स आउट फ्रॉम द डेटा. नाउ कंपेयरिंग प्रीवियस एंड मॉडर्न अप्रोच. अब ये ऐसा तो नहीं है कि डेटा अभी हमारा सेव करने लगे हम, उससे पहले हम कुछ नहीं सेव करते थे डेटा वगैरह, ऐसा तो है नहीं. स्टार्टिंग में क्या होता था, हम कोई भी जो डेटा सेव करते थे वो कैसे करते थे, मैनुअली करते थे. उसका रिकॉर्ड रखते थे, पेपर पे हमने नोट डाउन कर लिया, उसको फाइल में बना दिया, फाइल को फोल्डर में इकट्ठा कर दिया. तो ऐसे कर करके हम क्या करते थे, अपना सारा डेटा इकट्ठा करके सेव करके रखते थे. ठीक है, तो प्रीवियस हमारी अप्रोच क्या थी, यही थी कि पेपर पेन यूज़ किया हमने, मैनुअल उसको तैयार किया डेटा को और उसको सेव करके हमने अपने पास में रिकॉर्ड में रख लिया. ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता था कि जब हम डेटा से इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, ठीक है, हमारे पास डेटा तो है बहुत सारा, लेकिन हम उसमें से इंफॉर्मेशन डिराइव करना चाह रहे हैं, तो क्या होगा. अब जैसे मान लो हमने इंफॉर्मेशन रखी, सभी स्टूडेंट्स जितने भी हैं इस क्लास में, उनका सबका हमने एड्रेस नोट डाउन कर लिया. ठीक है, अब हम चाह रहे हैं कि दिल्ली में रहने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे, हम ये इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं. तो हमें क्या करना पड़ेगा, जितने भी रिकॉर्ड हैं सारा स्टूडेंट्स का मैनुअल, जितना भी हमने सेव किया हुआ रिकॉर्ड, वो सारा का सारा हमें मैनुअली चेक करना पड़ेगा. और फिर उसमें से हमें अलग से एक और रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा जिसमें हम सिर्फ ये लिखेंगे कि दिल्ली के बच्चे ये हैं. तो काफ़ी, और डाटा हमारा थोड़ा है तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन अगर हमारा डाटा ज़्यादा है तो क्या होगा, हम थक जाएंगे करते करते, टाइम भी हमारा काफ़ी वेस्ट हो जाएगा. ठीक है, तो जो हमारा ये अप्रोच थी, प्रीवियस अप्रोच थी, उसमें टाइम कंज्यूमिंग था और टायरिंग टास्क थी ये. तो इसलिए फिर हमने क्या किया, जब कंप्यूटर आ गए तो हमने जो इतना डाटा था सारा का सारा वो कंप्यूटर पे ही सेव करना शुरू कर दिया. Now using computers we can manage and organize the data so that useful information can be accessed easily and efficiently. Efficiently means मैनुअल में तो ये है, अगर मान लो हम चेक रिकॉर्ड को हम डिराइव कर रहे हैं उसमें से, तो हो सकता है हमारा कहीं पे ध्यान नहीं गया और कोई एक आधा रिकॉर्ड हमारा छूट गया गलती से, तो वो क्या होगा, एफिशिएंट नहीं होगा, मतलब कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं मान सकते उसको हम. ठीक है, लेकिन कंप्यूटर से क्या है, वो इजीली भी कर लेगा उसको एक्सेस और एफिशिएंटली भी कर लेगा, मतलब कोई भी रिकॉर्ड छूटेगा नहीं अपने आप. तो डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा. तो डेटाबेस क्या है हमारा, जिसमें हम आजकल कंप्यूटर में जो हम इंफॉर्मेशन सेव कर रहे हैं वो हम कहाँ कर रहे हैं, डेटाबेस में कर रहे हैं, जो डाटा सेव कर रहे हैं. तो डेटाबेस क्या है, कलेक्शन है रिलेटेड डेटा का. रिलेटेड डेटा कैसे, जैसे हमने क्लास है, हमने क्लास का रिकॉर्ड सेव करना चाह रहे हैं, तो पूरी क्लास का जो भी डाटा होगा एक पर्टिकुलर क्लास का, तो वो एक क्लास से रिलेटेड है, सारे स्टूडेंट्स उन्हीं का हम डाटा सेव कर रहे हैं, तो आपस में रिलेशन है कुछ ना कुछ उनका. तो उस रिलेटेड डाटा को जो हम सेव करते हैं, किसी कलेक्ट करते हैं, तो उसको हम बोलेंगे डेटाबेस. ठीक है, तो डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे. ऑर्गेनाइज मीन्स जैसे हमने एक टेबल क्रिएट कर ली उसकी डिफरेंट डिफरेंट. ठीक है, तो टेबल में क्या होगा, सबसे पहले हम सबका मोबाइल नंबर या रोल नंबर हम सेव करेंगे स्टूडेंट्स का, फिर सबका नेम सेव करेंगे. ठीक है, तो एक प्रॉपर फॉर्मेट होगा जिस फॉर्मेट में हम रिकॉर्ड जो है अपना सेव करेंगे. ठीक है, जैसे रोल नंबर, फिर उसके बाद नेम हो गया, फिर एड्रेस हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ. ये एक पर्टिकुलर
ऑर्गेनाइज्ड वे में होगा सारा का सारा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इट कैन बी सिंपल। टू टाइप्स का हो सकता है डेटाबेस हमारा, सिंपल हो सकता है और कम्प्लेक्स हो सकता है। सिंपल में क्या होगा, हैविंग टेक्स्ट डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल। सिंपल टेक्स्ट डेटा ले लिया हमने जो कि टेबल के फॉर्म में है। और इट कैन बी कम्प्लेक्स। कम्प्लेक्स कैसे हो सकता है उस डेटा में हमने स्टूडेंट की जो फोटोग्राफ है वो भी ऐड कर दी, ठीक है। स्टूडेंट का हमने साउंड सैंपल ले लिया, स्टूडेंट का हमने रिकॉर्डिंग ले ली कोई वीडियो। तो जो ये डाटा हो जाएगा हमारे पास में, ऑडियो वीडियो जिसमें आ गया और इमेज जिसमें आ गए, वो हमारा कम्प्लेक्स डेटाबेस हो जाएगा वैसे, ठीक है। तो डेटाबेस हमारे टू टाइप्स के हो गए, सिंपल एंड कम्प्लेक्स। सिंपल में क्या होगा, सिर्फ टेक्स्ट फॉर्म में हम सेव करेंगे डेटा को, और जो कम्प्लेक्स फॉर्म में है उसमें हम इमेजेस भी सेव करेंगे, ऑडियो भी सेव करेंगे और वीडियो भी सेव करेंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है सारी सारी हम सेव कर रहे हैं, कोई भी एक भी चीज़ कर सकते हैं। जैसे टेक्स्ट के साथ में हमने इमेज सेव कर ली सिर्फ, वो भी कॉम्प्लेक्स माना जाएगा। हमने टेक्स्ट ले लिया और ऑडियो ले लिया, वो भी कॉम्प्लेक्स माना जाएगा। हम टेक्स्ट और वीडियो सेव कर रहे हैं, वो भी कॉम्प्लेक्स माना जाएगा, ठीक है। जरूरी नहीं है एक ही डेटाबेस में हम सारे सारे रिकॉर्ड रखें, इमेज भी हो, ऑडियो भी हो, वीडियो भी हो। इनमें से कोई दो, जैसे टेक्स्ट भी, इमेज भी, या इमेज और ऑडियो ले लिया या इमेज और वीडियो ले लिया, कोई भी हम दो कर रहे हैं इसके साथ में, तो वो कॉम्प्लेक्स माना जाएगा हमारा, ठीक है। नाउ व्हाट इज DBMS। अब डेटाबेस हमने पढ़ लिया, डेटा पढ़ लिया हमने, डेटाबेस पढ़ लिया। अब DBMS क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या है ये, डेटा हमारा कोई भी इंफॉर्मेशन थी जो कि हमें कंप्यूटर में सेव करनी थी। फिर हमने पढ़ा डेटाबेस। डेटाबेस क्या है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा है, जो भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी डाटा है वो हम उसको डेटाबेस बोल के चल रहे हैं। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, जो उस डेटाबेस को मैनेज करेगा, जो सिस्टम उस डेटाबेस को मैनेज कर रहा है उसको हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। वो मैनेज कैसे करेगा, एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होंगे जो उसके ऑपरेट कर रहे होंगे। कोई प्रोग्राम उसको सेव कर रहा है, कोई उसको ऐड कर रहा है, कोई उसको अपडेट कर रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास प्रोग्राम्स हो जाएंगे जो कि डेटाबेस को मैनेज करने के काम आ रहे हैं। तो वो सारे क्या बुलाएंगे हम उसको, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेफिनेशन क्या बनेगी DBMS की, इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है दैट enables यूजर्स टू क्रिएट, मेंटेन डेटाबेस एंड कंट्रोल ऑल द एक्सेस टू द डेटाबेस, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या बनी, इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट enables यूजर्स टू क्रिएट, मेंटेन डेटाबेस एंड कंट्रोल ऑल द एक्सेस टू द डेटाबेस। मतलब हम क्रिएट कर सकते हैं डेटाबेस को, मेंटेन कर सकते हैं, मीन्स कोई डिलीशन करना है हमें, अपडेशन करना है तो वो मेंटेन भी कर सकते हैं, और कंट्रोल भी कर सकते हैं। कंट्रोल कैसे, कि हम उस पर रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई कर दें कि इस जो हमारा नेम है उसमें सिर्फ 20 कैरेक्टर्स तक हम नेम डाल सकते हैं, या रोल नंबर है जो सिर्फ हमारा थ्री डिजिट्स तक हो सकता है, ठीक है। तो हम ये रेस्ट्रिक्शंस उसमें लगा सकते हैं जिससे हमें डेटाबेस को कंट्रोल करना इजी हो जाएगा, ठीक है। तो इट प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट, डेटाबेस DBMS क्या करता है, प्रोवाइड करता है एक एनवायरनमेंट वेयर डाटा कैन बी स्टोर्ड एंड रिट्रीव्ड वेरी इजीली एंड एफिशिएंटली। तो ये सारे सारे प्रोग्राम्स और डेटाबेस मिलकर क्या करते हैं, एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं जिससे हम अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं इजीली, ठीक है। और जब हमें रिक्वायरमेंट होगी हम उसको इजीली रिट्रीव भी कर सकते हैं, और इजीली साथ साथ में हम एफिशिएंटली भी कर सकते हैं, मीन्स हमारी कोई मिस्टेक भी नहीं होगी उसमें, ठीक है। अब हमारे DBMS के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं जो आजकल मोस्ट यूज में है स्टूडेंट्स के, वो हमारा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, और इसके साथ में हम एक ओरेकल डेटाबेस भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो मोस्ट कॉमन हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो गया और ओरेकल। साथ में हम कंपनीज में यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर भी कर लेते हैं, MySQL भी करते हैं, MongoDB करते हैं, IBM DB2 करते हैं, इन्फॉर्मिक्स करते हैं। सब क्या एग्जांपल है हमारे DBMS के। अब DBMS के भी जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्या है, मतलब किस बेस पे हम DBMS को तैयार करते हैं, पर्टिकुलर क्राइटेरिया क्या है कि भी हम इस फॉर्मेट में ही DBMS जो हमारा वो वर्क करेगा। तो उसमें सब कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं जो हर एक DBMS में होने चाहिए आपके। सबसे पहले क्या है, स्पेसिफिकेशन ऑफ डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या होते हैं, जैसे हमने जो भी डाटा स्टोर करना है DBMS में, डेटाबेस में जो भी हम डाटा स्टोर करना चाह रहे हैं उसका हम टाइप डिफाइन करेंगे। मींस अगर रोल नंबर है तो वो न्यूमेरिक होगा, नेम है तो करेक्टर होगा, एड्रेस है तो करेक्टर नंबर एक बोथ हो सकता है, साइज कितना होगा वो हम डिफाइन कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा डाटा टाइप, ठीक है। और साथ में हम डिफाइन करते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मीन्स आप उसको किस फॉर्मेट में सेव करेंगे। जैसे आपका MS एक्सेस है उसमें क्या है, टेबल फॉर्म में करते हैं, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर हमें होता है कि हम इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही सेव करेंगे, मीन्स हम टेबल के फॉर्म में कर रहे हैं, ट्री की फॉर्म में सेव कर रहे हैं, या किस तरह से सेव कर रहे हैं उसको।
तो वो चीज़ हमारा स्ट्रक्चर बोला जाता है उसको। एंड कॉन्स्ट्रेंट्स टू बी कंसिडर्ड, और हम क्या क्या कॉन्स्ट्रेंट्स अप्लाई कर सकते हैं किसी डेटाबेस में, तो वो ये सारा सारा स्पेसिफाई करना पड़ता है हमें डीबीएमएस में। तो ये कंसेप्ट में क्या देगा, फर्स्ट कंसेप्ट देगा हमारा स्पेसिफिकेशन ऑफ डेटा टाइप्स, स्ट्रक्चर्स एंड कॉन्स्ट्रेंट्स टू बी कंसिडर। एंड सेकंड क्या है हमारा, स्टोरिंग डेटा एंड मैनिपुलेटिंग इट एज रिक्वायर्ड। मीन्स हम डेटा को स्टोर करना चाह रहे हैं तो किस वे में हम कैसे उसको मतलब क्या हम यूज़ करेंगे कि भाई हम डेटा अपना स्टोर कर सकें उसमें। तो कुछ कमांड्स होनी चाहिए डिफरेंट डिफरेंट्स कि भाई हम इसको स्टोर कर रहे हैं तो क्रिएट टेबल करने के लिए कि हमें ऐसे ऐसे हम इसको स्टोर करेंगे डेटा में, डेटाबेस में डेटा अपना, और उसको मैनिपुलेट कैसे करेंगे, जैसे हमें रिक्वायरमेंट होगी तो उसको मैनिपुलेट कैसे करना है हमें। मैनिपुलेट में हो सकता है कि हम उसको रिट्रीव कर रहे हैं किसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में, या फिर हो सकता है हम उसको थोड़ा चेंज करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये मैनिपुलेशन बोला जाएगा इसको। क्वेरिंग द डेटाबेस टू रिट्रीव डिजायर्ड डेटा। ठीक है, तो थर्ड क्या है हमारा, क्वेरी करना डेटाबेस को कि हमें जो पर्टिकुलर डेटा डिजायर्ड है जिसकी, उसको हम कैसे रिट्रीव करेंगे। तो उसका भी प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए कि हम किस तरह से कमांड दें उस डेटाबेस को कि हमारा जो डिजायर्ड डाटा है सिर्फ हमारे पास वो ही आए, एक्स्ट्रा ना आए, और जो आए वो कंप्लीट आए। ठीक है, और फिर हो जाए हमारा अपडेटिंग द कंटेंट ऑफ द डेटाबेस। और डेटाबेस के जो कंटेंट है हम उसको कैसे अपडेट कर सकते हैं। कंटेंट मीन्स हो सकता है आप टेबल को पूरी पूरी टेबल चेंज करना चाह रहे हो या कुछ उसमें नई टेबल ऐड करना चाह रहे हो डेटाबेस में, तो ये हमारे डेटाबेस के कंटेंट्स हम कैसे अपडेट कर सकते हैं, या उस पर कोई कंस्ट्रेंट लगाना है, या उसको व्यू करना है हमें, या उसकी परमिशन ग्रांट करनी है किसी को कि ऑथराइजेशन देना है हमें, या फिर उसका बैकअप लेना है हमें। तो सारा सारा क्या हमारा ये कंटेंट है डेटाबेस के। ठीक है, तो उसको हम अपडेट कैसे करेंगे। तो हमारे पास चार बेसिक कंसेप्ट हो गए, स्पेसिफिकेशन ऑफ डेटा टाइप्स, स्ट्रक्चर एंड कॉन्स्ट्रेंट्स, सेकंड स्टोरिंग डेटा एंड मैनिपुलेटिंग इट, थर्ड इज क्वेरिंग, एंड फोर्थ इज अपडेटिंग द कंटेंट ऑफ द डेटाबेस। तो ये सारी सारी जो फैसिलिटीज़ है वो डीबीएमएस में होनी चाहिए। वाई वी नीड डेटाबेस, अब हमें डेटाबेस की रिक्वायरमेंट क्यों महसूस हुई। ठीक है, हमारा काम पहले भी चल रहा था कि हम फाइल्स में सेव कर रहे थे। ठीक है, लेकिन डेटाबेस में क्या है, इनिशियली वी यूज टू सेव डाटा इन डिफरेंट फाइल्स। तो डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स में हम कंप्यूटर में सेव कर रहे थे, हम प्रॉपर एक वे नहीं था, फॉर्मेट नहीं था कि भी हम सिर्फ यहाँ स्टोर करेंगे और उसको क्वेरी के थ्रू हम यूज़ कर लेंगे। हम क्या करते थे, एक सिंपल फाइल बनाते थे, जैसे हमने वर्ड की फाइल बना ली जैसे, तो हम उस फाइल में इंफॉर्मेशन को सेव करते थे, और फिर दूसरी फाइल हमें फिर एक और बनानी पड़ती थी। ठीक है, जिसमें हम उससे रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन सेव करना चाहते थे। जैसे हमने मान लो स्टूडेंट्स का इन्फॉर्मेशन सेव करनी है, हमने एक फाइल बना ली जिसमें स्टूडेंट की सारी इन्फॉर्मेशन हमने सेव कर ली कि स्टूडेंट का एड्रेस क्या है, स्टूडेंट का नेम क्या है, स्टूडेंट के फादर्स मदर्स नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है। लेकिन अब हमें उसकी क्लास की इन्फॉर्मेशन सेव करनी है। ठीक है, तो हम क्या करते थे, अलग से फाइल बनाते थे क्लास नाम से, जिसमें हम इन्फॉर्मेशन सेव करेंगे, क्लास कौन सी है ये, उसका नेम हो गया क्लास का। अब उस क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, रोल नंबर 1 2 3, साथ में उनके हर एक के नेम। तो ये क्या हो गया था, डुप्लीकेसी हो रही थी कि इसमें स्टूडेंट्स के नाम भी अलग से क्लास में जा रहे थे, और इसमें अब उसको लिंक करने में दिक्कत आती है हमें कि हमें देखना है कि भी इस क्लास में ये इस रोल नंबर पे जो स्टूडेंट है उसके पापा या मम्मी का नाम क्या है। तो जो हमारी प्रोसेस होता था क्वेरी करने का, वो काफ़ी लंबा हो जाता था, क्योंकि दो फाइल इंक्लूड हो रही है उसमें, और कोई ऐसा मेथड था नहीं कि भी अपने आप ऑटोमेटिक वो वहाँ से अपने आप उसको लिंक करके उठा ले। तो और फाइल में जो स्पेस यूज़ हो रहा था वो भी ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स में। तो हमें क्या करना पड़ रहा था, जब मान लो स्टूडेंट्स का इन्फॉर्मेशन लेनी है हमें, तो क्लास में ही फिर हमें डालना पड़ता था उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसके पास सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। तो सेम फाइल में डबल डबल डालना पड़ रहा है हमें, डेट ऑफ बर्थ भी डालनी है, फादर्स नेम भी डालना है, स्टूडेंट का नेम भी डालना है, और सेम इन्फॉर्मेशन हमारी स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन वाली फाइल में भी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, हमारी डुप्लीकेसी हो रही थी, इसकी वजह से स्पेस भी कंज्यूम हो रहा है एक्स्ट्रा। और फिर क्वेरी करने में जो हम इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करने में जो हमें यूज़ करना पड़ता है टाइम, तो टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम होता है उसमें, स्पेस और टाइम दोनों एक्स्ट्रा कंज्यूम हो रहे थे। ठीक है, और ऐसे ही अगर हमें मान लो उसमें से अपडेट करना पड़ता है कुछ इन्फॉर्मेशन, कि हमें स्टूडेंट मान लो एड्रेस चेंज हो गया है। ठीक है, तो अगर हमने स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन जो है क्लास फाइल में भी डाल रखी है, तो हमें वहाँ से अपडेट करना पड़ेगा उसको, और उसको हमें जो भी रिलेटेड फाइल होंगी, स्टूडेंट से रिलेटेड फाइल होंगी, उसमें हर एक में मैनुअली जाके करना पड़ेगा चेंज एड्रेस को। ठीक है, उससे क्या होता है, मान लो कई बार हम एक फाइल को भूल गए अपडेट करना, तो जो हमारा डेटा होगा वो क्या होगा, एफिशिएंट नहीं होगा, रेलिवेंट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि चेंजेस आ गए उसमें, किसी में एड्रेस दूसरा है और दूसरे फाइल में देखेंगे तो दूसरा एड्रेस मिलेगा उसको, तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा कौन सा एड्रेस का एक्चुअल एड्रेस है। ठीक है,
तो इसमें ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसमें अपडेटिंग में, डिलीशन में, मेंटेनिंग में हमें डिफ़िकल्टीज आ रही थी फाइल अप्रोच यूज़ करने में, ठीक है। और इसमें क्या होता था कि हमें वी नीड टू राइट मैनी प्रोग्राम्स टू मेंटेन डाटा, हमें प्रोग्राम खुद लिखने पड़ते थे कि हम डाटा को कैसे मेंटेन करेंगे। और शेयरिंग डाटा वाज आल्सो नॉट ईजी, इसमें क्या था, हम डाटा को अगर शेयर करना चाह रहे हैं तो वो भी इतना ईजी नहीं था, क्योंकि अगर हम फाइल एक टाइम पे हम यूज़ कर रहे हैं, अगर हमने किसी के साथ उसको शेयर कर दिया, उसने कुछ अपडेट कर दिया उस फाइल में, तो उसको उस अपडेट को हमारी फाइल में भी अपडेट करना पड़ेगा सेपरेटली। और जब तक हमें पता नहीं होगा उसने क्या चेंज किया है, तो हम अपनी में नहीं कर सकते चेंज, फाइल जो दूसरी फाइल से रिलेटेड फाइल होंगे, तो इसमें भी इम्प्रॉपर जो डाटा है हमारा वो आ जाता है इसमें, ठीक है। तो ये हमारे कुछ उसमें कमियां थी फाइल अप्रोच में, जिसकी वजह से हमें डेटाबेस अप्रोच को यूज़ करना पड़ा। डेटाबेस अप्रोच में क्या था, डाटा इज स्टोर्ड इन ए सेंट्रल लोकेशन एंड शेयर्ड अमंग मल्टीपल यूजर्स, एक सेंट्रल लोकेशन हमने डिसाइड कर ली कि यहाँ पे हमारा डाटा स्टोर होगा, ठीक है। और उसी में ही फिर हम उस सेंट्रल लोकेशन को ही बस लिंक प्रोवाइड कर देते थे हम मल्टीपल यूजर्स को, जिससे कि वो एज इट इज़ वहाँ से शेयर करके यूज़ कर ले डाटा को। कुछ चेंजेस होंगे तो उस सेंट्रल लोकेशन में ही चेंजेस अपने आप ऑटोमेटिक चेंज सेव हो जाएंगे, फिर कोई भी थर्ड पर्सन यूज़ कर रहा है उस डाटा को तो वो चेंजेस उसको भी रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। मतलब एक सेंट्रल लोकेशन उसकी सेंट्रलाइज कर दी गई, जिससे क्या हुआ कि डाटा सिर्फ एक ही जगह पे सेव है, कोई यूज़ कर रहा है इसको तो उसी जगह से उठा के उसको एज इट इज यूज़ कर रहा है, कुछ करेक्शन हो रही है उसमें, डिलीशन हो रही है, अपडेशन हो रही है, तो वहीं पर ही हो रही है, ठीक है। जहाँ पे सेव है वहीं उसकी लोकेशन पे ही अपडेशन डिलीशन वगैरह हो रहे हैं, तो उससे क्या होगा, वो इजीली रिफ्लेक्ट हो जाता है, कोई थर्ड पर्सन भी उसको यूज़ करेगा तो वो उसको भी जो करेक्शन जो उसमें चेंजेस होंगे वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें हमें क्या था, क्योंकि डेटाबेस अप्रोच में क्या है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स पहले से ही हैं, सब कुछ मेंटेन करने के लिए आपको प्रोग्राम अवेलेबल है पहले से, तो हमें कुछ भी प्रोग्राम राइट करने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें डेटाबेस अप्रोच में। और फाइल अप्रोच में हमें जो प्रोग्राम्स है वो भी राइट करने पड़ रहे थे, मैनुअल अपडेशन डिलीशन करना भी पड़ रहा था, ठीक है। और फाइल्स को अलग अलग सेव करना पड़ता था, इसके लिए हमें स्पेस काफ़ी रिक्वायर्ड था। अब इसमें एडवांटेजेस में सेम आ जाएगा आपका, एडवांटेज में क्या क्या होगा, द एबिलिटी टू अपडेट एंड रिट्रीव डाटा, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा कि हम इजीली इसको अपडेट कर सकते हैं और डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं, और एडिंग डिलीशन और मॉडिफाइंग डाटा भी आपका ईजी हो गया। सपोर्ट कंकरेंट अपडेट्स, कंकरेंट अपडेट्स जो हैं वो सपोर्ट करता है, ठीक है। कैसे, जैसे मल्टीपल यूजर्स हैं उसको साइमल्टेनियसली यूज़ कर सकते हैं उसको, और जो अपडेट करेंगे तो वो जो भी यूजर्स उसको यूज़ कर रहे हैं वो हर एक का अपडेट जो है उसमें डेटाबेस में हमारे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सेंट्रल लोकेशन पे सेव है डाटा हमारा। रिकवरी ऑफ डाटा मीन्स हम अगर हमारे पास बैकअप होगा इसमें, क्योंकि डीबीएमएस में हम बैकअप ऑपरेशन प्रोवाइड करते हैं, तो उससे क्या होगा, अगर हमारा इन केस डाटा लॉस हो जाता है तो उसको हम इजीली रिकवर कर सकते हैं। किसी वजह से डाटा किसी ने गलती से डिलीट कर दिया तो एक बैकअप हमारे पास अलग से रहता है, इसकी वजह से हम डाटा को इजीली रिट्रीव कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। फिर सिक्योरिटी है कि सेंट्रलाइज है, और उसको जो ऑथराइजेशन है वो ऑथराइजेशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं कि भाई कौन इसको यूज़ कर सकता है, कौन कितना यूज़ कर सकता है। कि जैसे कई बार होता है कुछ ऐसे जो हमारे यूज़र्स होते हैं जो सिर्फ डाटा को देख सकते हैं, सिर्फ देखना चाहते हैं, उसमें अपडेशन वगैरह नहीं करना उनको, तो ऐसे में हम क्या है, सिर्फ उनको हम व्यू की जो ऑथराइजेशन है वो प्रोवाइड करते हैं, उसमें एडिशन की जो ऑथराइजेशन है वो प्रोवाइड नहीं करते हैं। उससे क्या होगा, हमारे डेटाबेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ चेंजेस नहीं आएंगे, कोई मान लो गलती से कोई चेंज कर दे तो वो नहीं हो पाएगा उससे, ठीक है। तो यहाँ से हम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं ऑथराइजेशन प्रोवाइड करके। डेटा इंटीग्रिटी, कोई रॉन्ग डाटा सेव नहीं होगा, क्योंकि चेंजेस सारे सारे यूज़र के पास में रिफ्लेक्ट होंगे, कोई ये कर रहा है तो डाटा इंटीग्रिटी हो गई हमारी। कंट्रोल डाटा रिडंडेंसी हो जाएगी, मीन्स डुप्लीकेशन नहीं होगा, टेबल्स जितनी भी सेव होंगी इसमें डाटा होगा वो आपस में सब लिंक होंगी, कोई भी डुप्लीकेट डाटा उसमें सेव नहीं होगा, हमें सेपरेटली ज़रूरत नहीं है कि भी हमें अगर स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन सेव करनी है तो उसका डेट ऑफ बर्थ भी साथ में हमें सेव करनी पड़ेगी, उसका फादर्स नेम भी सेव करना पड़ेगा, और नेक्स्ट जो दूसरी फाइल होगी उसमें क्लास वाली में उसमें भी हमें करना पड़ेगा, और साथ में स्टूडेंट वाले में भी करना पड़ेगा, तो ये रिडंडेंसी नहीं होगी यहाँ पे अब। क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ एक सिंगल हम रोल नंबर के बेस पे एक क्लास डिफाइन कर सकते हैं, और स्टूडेंट डेटा में हम स्टूडेंट डिफाइन कर सकते हैं, साथ में उसका रोल नंबर मेंशन कर सकते हैं, और फिर उसकी वजह से दोनों फाइल लिंक हो जाएंगी आपस में, दोनों टेबल लिंक हो जाएंगी रोल नंबर के बेस पे। फिर हम बोल सकते हैं कि इस रोल नंबर का जो स्टूडेंट है हमारा, इस रोल नंबर पे उस स्टूडेंट का हमें फादर्स नेम चाहिए तो रिट्रीव इजली हो जाएगा,
ठीक है। तो हमारी डेटा रिडंडेंसी कंट्रोल हो गई। यहाँ पे डेटा शेयरिंग हो सकती है इजीली, क्योंकि सेंट्रलाइज्ड है और उसको हम मल्टीपल यूज़र को एक्सेस कर सकते हैं। एप्लीकेशंस भी डिफरेंट डिफरेंट उसको एक्सेस कर सकते हैं डेटाबेस को। ईज़ ऑफ एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो गया, क्योंकि हमारे पास हमें सिर्फ ये ध्यान देना है कि हमें डेटा लेना है और हमें डेटा को यूज़ कैसे करना है। सिर्फ हमें उतना प्रोग्राम लिखना पड़ेगा कि हमें ये डेटा यूज़ कैसे करना है। कैसे हमें रिट्रीव करना है वो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेटाबेस हमें अपने आप प्रोवाइड कर रहा है एप्लीकेशन कि आपको ये डेटा रिट्रीव करना है, तो डेटाबेस से वो अपने आप उठा कर देगा आपको डेटा। हमें सिर्फ ये देखना है कि वो डेटा को हम यूज़ कर रहे हैं और कैसे यूज़ कर रहे हैं उसको आगे। अब एप्लीकेशन है हमारी DBMS की, एप्लीकेशन हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं DBMS को, कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं DBMS को। तो जो मोस्ट हमारी यूजेस हैं, जहाँ पे आज मोस्टली आजकल यूज़ हो रहा है DBMS, वो कहाँ कहाँ पे है। एक ट्रैवल इंडस्ट्री में, जैसे एयरलाइंस, रेलवेज वगैरह, कैब सर्विस वगैरह हैं, उसमें क्या है हम DBMS यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें रिकॉर्ड मेंटेन रखना पड़ता है कि किस टाइम पे ट्रेन चलेगी, किस टाइम पे कहाँ से कहाँ तक ट्रेन जाएगी, कितने पैसेंजर ट्रेन में होंगे, ठीक है। और हमने कितनी कितनी इसमें टिकट्स जो है वो अलॉट कर दिए, कितनी हमारी सीट वैकेंट है, कितनी हमारी सीट फिल हो गई है, कौन सी सीट पे किसका नाम लिखा हुआ है, कौन सा जो पैसेंजर है वो बैठेगा। तो सारी इन्फॉर्मेशन रखने के लिए हमें DBMS की जरूरत पड़ती है। सेकंड है हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो बैंकिंग एंड फाइनेंस में क्या है, उसमें भी हमें लोन वगैरह है डिटेल रखनी पड़ती है, लोन की किसने कितना लोन लिया हुआ है, उससे अकाउंट डिटेल रखनी पड़ती है हमें यूज़र की, ठीक है। ऐसे एजुकेशन में तो सबने देखा होगा कि जो क्लास में अगर मार्क्स आ रहे हैं आपके, तो वो भी आप डेटाबेस में सेव कर रहे हैं, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज मार्क्स भी आ रहे हैं आपके, मिड टर्म आ रहे हैं, एनुअल आ रहे हैं, सब कुछ जो अटेंडेंस क्राइटेरिया है उस तरह का सारा वो भी हमारा DBMS में सेव हो रहा है। तो एजुकेशन में भी आजकल काफ़ी यूज़ हो रहा है DBMS का हमारा। ई-कॉमर्स साइट्स हैं, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह में यूज़ करते हैं हम, उसमें सारा कैटलॉग तैयार किया जाता है कि भाई आपका ये सामान है, इतने इतने इसके चार्जेस हैं, यहाँ से ये वाली शॉप जो है वो इसको डिलीवर करेगी, या यहाँ से ये प्रोवाइड करेगी इसको, कहाँ एड्रेस, किस एड्रेस पे प्रोवाइड करना है, किस किस यूज़र ने अकाउंट बनाया हुआ है साइट पे अपना। तो सारी इन्फॉर्मेशन ई-कॉमर्स की साइट पे होती है जो DBMS में सेव की जाती हैं। ऐसे ही हेल्थ केयर इंडस्ट्री में है, पेशेंट की डिटेल्स वगैरह रखनी है, हमें रिकॉर्ड रखना पड़ता है पूरा, क्या क्या इसको हमने इसको डायग्नोज किया था, क्या क्या इसको हमें बीमारी मिली थी, क्या डिजीज़ है, और हमने क्या इसको प्रिस्क्राइब किया था। तो ये सारी चीज़ें जो हमें रिकॉर्ड में रखनी पड़ती हैं, ठीक है। तो और डिजिटल लाइब्रेरीज़ हैं, और पब्लिशिंग में भी हम इसको यूज़ करते हैं। डिजिटल लाइब्रेरीज में बुक्स की डिटेल सारी की सारी सेव होती हैं, कौन से सब्जेक्ट की हैं, कौन से टॉपिक से रिलेटेड हैं, कौन कौन सी बुक्स हैं, कौन पब्लिशर है इसका, कितना इसका प्राइस है, सब कुछ सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन है वो हमारी डिजिटल लाइब्रेरी और पब्लिशिंग में यूज़ हो रही हैं, वो DBMS में ही सेव हो रही हैं। लास्ट है हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या है, हर एक कंपनी में एक HR डिपार्टमेंट होता है जिसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। उसमें क्या है, जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में, उन सब की इन्फॉर्मेशन सेव होती है कि कितने दिन तक कौन सा एम्प्लॉय आया, कौन सी पोस्ट पे, उसकी सैलरी कितनी है, उसको कितनी सैलरी दे दी गई है, तक कौन से मंथ तक सैलरी दे दी गई है, उसको कितना HRA मिलेगा, कितना DA मिलेगा, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे डेटाबेस में ही सेव होती है, जो कि HR जो डिपार्टमेंट है वो अपने पास रिकॉर्ड में रखता है। तो अब समझ में आ गया वो सबको DBMS डेटा क्या है। सबसे पहले हमने पढ़ा डेटा क्या है। तो डेटा क्या है, एनी रिकॉर्ड जो दैट वी वांट टू सेव इन द सिस्टम इज नोन एज डेटा, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि डेटाबेस क्या है। तो डेटाबेस क्या है, जो कलेक्ट रिलेटेड डेटा अबाउट समथिंग और समवन इज नोन एज डेटाबेस, ठीक है। कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा इज नोन एज डेटाबेस। फिर हमने पढ़ा DBMS। DBMS क्या है, द सिस्टम दैट मैनेजेस द डेटाबेस इज नोन एज DBMS। इट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स दैट इज यूज टू मेंटेन द डेटाबेस, ठीक है। उसमें हमने इसके बेसिक कंसेप्ट पढ़े कौन कौन से हैं इसके DBMS के, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़े इसके एडवांटेजेस कौन कौन से हैं DBMS के, एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं, और हमने क्या पढ़ा इसमें कि फाइल्स अप्रोच जो हमारी थी प्रीवियस और जो डेटाबेस अप्रोच है, इनमें से कौन सी बेटर है, ठीक है। और हम DBMS को हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, हमें क्या रिक्वायरमेंट थी DBMS की, ये सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ी हैं। अब हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे कि DBMS किस टाइप का होता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।